आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सचेत करना है मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है। कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर गौस। आइए आज के नेशनल पॉलिटिक्स में बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस लोकसभा चुनाव के बीच दिए जा रहे इंटरव्यू की। लोकसभा चुनाव 2024 की शुरुआत जब से हुई है, तब से ही प्रधानमंत्री मोदी एक के बाद एक इंटरव्यू दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी इस चुनाव में अब तक 70 से अधिक इंटरव्यू अलग अलग मीडिया चैनल्स को दे चुके हैं। मंगलवार को दिए एक चैनल को इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण को लेकर कई राज खोले हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह पिछले दरवाजे से इनका हक छीना गया। साथ ही कहा कि मैं तो पिछले 24 साल से गालियां खा कर गाली प्रूफ बन गया। सचेत करना है मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं। जहाँ तक मोदी का सवाल है, मैं तो पिछले 24 साल से गालियाँ खा करके गाली प्रूफ हो गया हूँ। जो लोग बड़े सपने देख करके बड़े वादे कर रहे थे, उनके लिए भी आखिरी दौर है। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है। कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है। दरअसल मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में कई मुद्दों पर विस्तार से अपना पक्ष रखा। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएम मोदी पर लगाए आरोप, पीएम मोदी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, पर पलटवार करते हुए कहा, बेहतर होगा कि ये लोग संविधान पढ़ लें, देश के कानून पढ़ लें, मुझे किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कश्मीर में हुए रिकॉर्ड वोटिंग के बारे में कहा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है, उसके संदर्भ में सबसे पहले देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहले तो मैं चाहूँगा कि कश्मीर की जो स्थिति बदली है, उसके संदर्भ में सबसे तो पहले मैं मेरे देश के न्याय तंत्र को प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अगर सरकार किसी काम को करने के लिए, उसका एक डिजाइन होती है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए उस स्ट्रेटेजी के तहत काम करना होता था। सरकार के काम करने की रणनीति होती है, उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चलाया गया और कोर्ट में वे मुद्दे बन गया। भले ही मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज वहाँ के बच्चे बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। 5 साल से हमें सभी सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। जो ऐसे एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई शुरू की है, उनसे देश को बचाना बहुत जरूरी है। अब उसके लिए कभी मुझे इंटरनेट बंद करना पड़ा, कोई एनजीओ कोर्ट चला गया और वो बड़ा कोर्ट के अंदर बड़ा इशू बन गया। आज समझिए कि भले मैंने कुछ समय के लिए इंटरनेट बंद किया था, लेकिन आज बड़े गर्व के साथ वहाँ के बच्चे कहते हैं कि 5 साल से इंटरनेट बंद नहीं हुआ है। 5 साल से हमें सब सुविधाएं मिल रही है। कुछ दिन तकलीफ हुई, लेकिन अच्छे काम के लिए हुई थी। अब वो अदालत के अंदर जब विवादों में चढ़ जाता है, तब चीज़ें गड़बड़ा जाती है। तो ऐसे जो एनजीओ हैं जिन्होंने अदालतों के भरोसे लड़ाई लड़ना शुरू किया है, एक तो देश को उनसे बचाना बहुत जरूरी है। दूसरा,
वहाँ का सामान्य मानवी जब मतदान करता है ना, तब वो सिर्फ किसी को जिताता ऐसा नहीं है जी। मतदान करता है मतलब भारत के संविधान को गले लगाता है। मतदान करता है तब भारत की सरकार बनाने में वो गर्व के साथ भागीदारी करता है। मतदान करता है मतलब कि भारत के सार्वभौमत्व के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करता है। आज मतदान यानी 40-40 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। मेरे लिए बहुत सबसे बड़ी संतोष की बात है कि मेरे कश्मीर के मेरे भाई बहन, मेरे परिवारजन उमंग और उत्साह के साथ मतदान के लिए आगे आए। उन्होंने मतदान करके दुनिया को एक मैसेज दे दिया है। जो लोग आशंकाएं करते थे उनको एक मैसेज दे दिया। साथ ही धारा 370 का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा धारा 370 सिर्फ 4-5 परिवारों का एजेंडा था। ये ना तो कश्मीर के लोगों का एजेंडा था और ना ही देश के लोगों का एजेंडा था। अपने फायदे के लिए उन्होंने 370 की ऐसी दीवार बनाई थी और कहते थे कि 370 हटाओ तो आग लग जाएगी। आज ये सच हो गया है कि 370 हटने के बाद और एकता का एहसास हो रहा है। कश्मीर के लोगों में अपनेपन की भावना बढ़ रही है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनाव के साथ साथ पर्यटन में भी दिख रहा है। कश्मीर की जनता का एजेंडा था, न देश के लोगों का एजेंडा था। ये अपने फायदे के लिए ये 370 की ऐसी एक दीवार बना के बैठे थे ताकि कोई झोंक न पाए और कहते थे 370 हटेगी तो आग लग जाएगी। वो कहते थे 370 हटेगी तो कश्मीर चला जाएगा। आज ये सत्य हो गया कि 370 हटने के बाद ज़्यादा एकता की अनुभूति हो रही है। कश्मीर के लोगों का अपनापन ज़्यादा बढ़ रहा है और इसलिए इसका सीधा परिणाम चुनावों में भी दिखाई देता है, टूरिज्म में दिखाई दे रहा है। G20 समिट वहाँ होती है, बड़े शान से कश्मीर ने उनका स्वागत किया पूरी दुनिया का। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने SC, ST और OBC आरक्षण पर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मुझे मेरे SC, ST, OBC और अति पिछड़े भाई बहनों को सचेत करना है क्योंकि उनको अंधेरे में रखकर ये लोग लूट चला रहे हैं। चुनाव एक ऐसा समय है जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है, उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझाता रहा हूँ। 2010 के बाद पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर PM नरेंद्र मोदी ने कहा उनके पास एक कार्य प्रणाली है। सबसे पहले उन्होंने आंध्र प्रदेश में कानून बनाकर इसे अल्पसंख्यकों को देने का पाप शुरू किया। वे हार गए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। इसलिए उन्होंने चतुराई से पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और इन लोगों ने रातों रात मुसलमानों की सभी जातियों को OBC बना दिया और OBC से उनके अधिकारों को छीन लिया। जब हाई कोर्ट का फैसला आया तो साफ हो गया कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये वोट बैंक की राजनीति के लिए अब वो न्यायपालिका का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ये स्थिति किसी भी तरह से स्वीकार नहीं की जाएगी। पहले इन्होंने कानून बना करके माइनॉरिटी को देने का पाप शुरू किया, पहले आंध्र में शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट ने तक में वो हार गए, हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि संविधान अलाउ करता नहीं है। तो इन्होंने चालाकी करके पिछले दरवाजे से खेल शुरू किया और पिछले दरवाजे से खेल शुरू करने के लिए इन लोगों ने रातों रात मुसलमान की सभी जातियों को OBC बना दिया। सभी जातियों को OBC बना करके जो OBC का हक था वो रातों रात डाका डाल दिया, लूट लिया। और इसके खिलाफ चुनाव की सरगर्मी चल रही है। तब हम तो बोल ही रहे थे कि भाई ये हो रहा है, कर्नाटक में हुआ है, मैंने बताया था। हम बंगाल के लिए भी बोल चुके थे। लेकिन जब हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया तब ये साफ हो गया कि इतना बड़ा धोखा हो रहा है। लेकिन इससे भी दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा वोट बैंक की राजनीति करने के लिए
वे अब इनको भी गाली दे रहे हैं, जुडिशरी को गाली दे रहे हैं, न्यायपालिका को गाली दे रहे हैं, और वो यहाँ तक कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए हम कोर्ट की बात मानने वाले नहीं हैं। कि ये जो स्थिति है वो किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं हो सकती। मेरे एससी, एसटी, ओबीसी और अति पिछड़े भाई बहनों को, क्योंकि इनको अंधेरे में रख करके ये लोग लूट चला रहे हैं, और चुनाव एक ऐसा समय है कि जो सबसे बड़ा संकट आ रहा है उससे देशवासियों को मुझे जागरूक करना चाहिए। और इसलिए मैं आग्रहपूर्वक जनता जनार्दन को समझा रहा हूँ, भारत के संविधान की मूल भावना का हनन हो रहा है, संविधान की मर्यादाओं को तार तार कर दिया जा रहा है, और वो भी अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर उनको गाली देने का आरोप लगाते हुए कहा, चाहे चुनाव हो या न हो, ये लोग मानते हैं कि गालियां देने का हक उनको ही है, और वे इतने हताश निराश हो चुके हैं कि गालियां देना, अपशब्द बोलना उनका स्वभाव बन गया। आपको बता दें कि 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होना है, जिसमें 8 राज्यों के 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, और लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएगा। देखना यह होगा कि क्या नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार के प्रधानमंत्री बनते हैं, या फिर इस चुनाव में देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलता है। आज के नेशनल पॉलिटिक्स के सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।